तो ये कहानी नई से शुरू होती है जो सभी लोगों के वापस सुरक्षित लौटने की दुआएं कर रही थी और वही कमांडर क्योका की बीमारों से अकेले फाइट करते दौरान सोचती है यूकी की ना होने के कारण मेरी आधी ताकत तो वैसे ही जा चुकी है। इसका मतलब जिन लोगों को भी तुमने मारा है उनका बदला मैं खुद लूंगी। बहना को टैंका के एमिनोमिटोरी से लड़ाई करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, पर फिर भी उसे इस बात की खुशी है कि उसकी पावर सिर्फ टेलीपोर्टेशन तक सीमित नहीं है। बहना पूरे केव में घूम रही थी जिसे देख टैंका को भी खुशी थी क्योंकि उसकी सिस्टर इन लोग कमाल की है। आओबाके की एक तेज तर्रार हमले से टैंका टेलीपोर्ट होकर बच जाती है, पर वो जगह धीरे धीरे टूट रही थी और टैंका दोबारा उसके हमलों से बचती रहती है। टैंका उन्हें बता रही है कि तुम अपने ही घर को तबाह करते जा रहे हो, पर आओबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले ही उसके सभी साथी एक दूसरे घर के लिए निकल चुके हैं और वैसे भी वो जल्द ही इस जगह को अबैंडन करने वाले हैं। एक पीस को खाने के बाद आओबा की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके नुकीले बालों के हमले से भी टैंका टेलीपोर्ट होकर बच जाती है, पर इस बार आओबा के सेंसेस इतने साफ हो चुके थे कि वो टैंका के टेलीपोर्टेशन को भी महसूस कर सकती थी और वो उसे हमला करने का मौका तक नहीं दे रही थी। टैंका को तो ये काफी इम्प्रेसिव लगता है, पर फिर भी वो थोड़ी ना ऐसे ये कमांडर है। वो अपनी एबिलिटी से 666 टाइम टेलीपोर्ट हो सकती है। अगर चीज अंत में ऐसे ही चलती रही तो फिर उसे क्योका के जीतने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। सोरागी और सहारा को कोको और कुमाडोजी से लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। उनके हमले करने के बावजूद भी कुमा के ऊपर तो एक खरोच का निशान तक नहीं है। ऊपर से कोको के शरीर में मौजूद हीलिंग सब्सटेंस उसे घायल तक नहीं होने दे रहा। फिर भी सोरागी यहाँ रुकने नहीं वाली, उसे यूकी को हर हालत में बचाना है। उसका नाम सुनते ही कोको सवाल कर लेती है, कहीं तुम यूकी वाकुरा की बात तो नहीं कर रहे ना। सोरागी उसकी हालत के बारे में पूछ लेती है, पर कोको बताती है वो तो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे लिख करके बिल्कुल ठीक कर दिया है। वो हमारी बहना के लिए कुछ ज्यादा ही खास है, इसलिए तुम उसको भूल जाओ। पर उसके सभी कहे गए शब्दों में यूकी को लिख करने की बात सोरागी को दिल में इतनी ज्यादा चुभ चुकी थी कि वो अब तो इन्हें खुलेआम छोड़ने नहीं वाली। सहारा को याद आ जाता है कि ये बड़ा सुखी तो 8 साल पहले के एक मार्ग दुर्घटना में ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था और इसने काफी तबाही मचाई थी। अब सोरागी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने फॉर्मेशन एस को इस्तेमाल करने का सुझाव करती है। सहारा को यकीन नहीं हो रहा था कि सही में वो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। कोको चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों को आगे नहीं बढ़ने देगी, पर ये क्या यार, दोनों लड़कियां भागना शुरू कर देती है। अरे यार, कहीं इन दोनों के एस का मतलब सायोनारा तो नहीं ना। कोको उनका पीछा कर रही थी और सहारा के हाथों में सोरागी एकदम छोटी हो रखी थी। फिर एक सही समय पे सहारा सोरागी को कुमाडोजी के मुंह में फेंक देती है। उसके शरीर के अंदर सहारा अपने बॉडी साइज को बड़ा करना शुरू करती है और उसी के साथ कुमा का पूरा शरीर फट जाता है। कोको बीच हवा में थी जिसके ऊपर सहारा हमला करने आ रही थी, पर कोको को तो किसी चीज का डर नहीं था। पर जब वो गौर करती है तो एहसास होता है उसके हाथों में और कुछ नहीं, कुमा का दांत है और वो अंत में घायल हो चुकी थी। सोरागी उसे समझाती है कि तुमने प्यार में गिरी लड़की को तकलीफ देने की कोशिश की है, इसका मतलब तुम्हारी हार तो तभी तैयार हो चुकी थी। कई सारे सुखी आ रहे थे, सहारा का स्टेमिना खत्म हो चुका था और साथ ही कुमाडोजी खुद को फिर से हील भी कर रहा था। ह्यूमनॉइड के हाथों हिमारी पकड़ी गई थी और उसे बचाने के लिए याचिहो ने अपने गोल्डन आर्स से को 5 सेकंड पीछे किया था और हिमारे से पीछे मौजूद उन छुपे हुए सुगीस को भी मरवा दिया था। पर अभी भी एक चिंता थी क्योंकि वो ह्यूमनॉइड कहाँ छुपा हुआ है वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। नानो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस लड़की ने किया क्या है। याचिहो ने दोबारा टाइम को रोक लिया था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो सभी हिमारी को टारगेट कर रहे हैं। उन सुकीस को मारने के बाद याचिहो ने अपनी कई बार गोल्डन आर एबिलिटी इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उसका स्टेमिना भी कम हो चुका था और उसी पल नानो ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारा अंत काफी खूबसूरती से होगा। हिमारी ने बीच में आकर अपनी बड़ी बहन को बचा लिया था क्योंकि अब वो दिखाना चाह रही थी कि छोटी बहनें भी बड़ी बहन को बचा सकती है। आखुरा के हमले से हिमारी का ध्यान भटक चुका था और उसी पल नानो जमीन के अंदर चली गई थी, जिसके बारे में याचिहो हिमारी को बताती है। गन फायरिंग के बावजूद कुछ न होने के कारण याचिहो उसे साथ में रहने को कहती है क्योंकि उसकी एबिलिटी का टाइम आउट हो चुका है। नानो एक सुरक्षित जगह पे आकुरा के साथ और वो उसे शांत रहने का कहती है क्योंकि वो लोग जल्द ही उनकी एबिलिटी का पता करके उन्हें खत्म कर देंगे। याची और हिमारी के लिए तकलीफें बढ़ती जा रही थी क्योंकि इनसे लड़ना अब मुश्किल हो चुका था और साथ ही याचिहो की एबिलिटी से वो वक्त को ज्यादा देर के लिए अब नहीं रोक पाएगी, जिस कारण अब उन्हें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा।
हमारे के पास एक तरकीब थी सभी से निपटने के लिए, पर फिर भी याचियो थोड़ी चिंता करते हुए कहती है क्या ये वाकई काम भी कर पाएगा, ऊपर से कहीं तुम्हें ही ना नुकसान हो जाए। पर हमारे को पूरा यकीन था कि वो पहले के मुकाबले तो पूरी बदल चुकी है। उसका ऐसा टूट आत्मविश्वास देख कर याचियो भी उसके लिए मान जाती है। अपने बालों को खोलने के बाद हमारी खुद से ही कहती है अब तक मैं बस एक डायरेक्शन में हमला कर रही थी, पर अगर क्या हो कि अगर मैं सभी डायरेक्शन में अंधाधुंध गोलियां फायर कर दूं। ऐसी तरकीब वो किसी अपोनेंट के सामने पहली बार इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसे थोड़ी झिझक तो हो रही थी, पर फिर भी वो हमले करते जाती है। वहाँ की दीवारें टूट रही थी और एक दीवार के पीछे नानो को भी चोट लग जाती है। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या ये इस जगह को तबाह करने के साथ खुद को भी यहाँ मारना चाहते हैं। याचियो अपने प्राइम टाइम के साथ वक्त को पीछे घुमा देती है और हिमारी को रुकने का कहती है, क्योंकि उसका आइडिया पहले ही काम कर चुका है। हिमारी को खुशी थी और अंत में दोनों बहनें मिलकर नानो और साथ ही आकुरा को संभाल लेती है। याचियो अपने पुराने अवतार में आते हुए हिमारी को घर आने के लिए कहती है ताकि वो उससे सही तरीके से शुक्रिया कर सके, पर वो इसके लिए कभी नहीं मानने वाली ना। आनो को अब जल्द से जल्द आउबा के साथ यूनाइट होने की जरूरत है। टैंक और आउबा के बीच टेलीपोर्टेशन का खेल अभी भी जारी था, पर कई बार टेलीपोर्ट होने के बाद टैंका फाइनली आउबा को यूनिहॉर्न और क्योका की लड़ाई के बीच में लेकर आ जाती है ताकि वो क्योका की मदद से उसे घायल कर सके, पर वो तो अपनी तेज तर्रार स्पीड से बच जाती है। पर ये मौका टैंका के लिए कुछ ज्यादा ही खास था, क्योंकि वो इतने वक्त से आउबा के सभी मूवमेंट्स को देख रही थी और वो फाइनली जान चुकी है वो किस डायरेक्शन से हमले करती है। एक छोटे ब्लैक होल के साथ आउबा का शरीर उसके अंदर खींचा जा रहा था, पर टैंका के दिल में कुछ तो एहसास होता और वो उसे मना कर रहा था कि उसे मत मारो, क्योंकि वो यूकी की बहना और उसकी सिस्टर इन लॉ है। लेकिन बहना ने अपनी पावरफुल बीम के इस्तेमाल से टैंका को घायल कर दिया था। यूकी को यहाँ पे कुछ ना कर पाने के कारण काफी पछतावा हो रहा था। आउबा टैंका से पूछती है तुम्हारे पास मौका होने के बावजूद तुमने कुछ क्यों नहीं किया। टैंका उससे सीधा जवाब देती है क्योंकि तुम यूकी की बहना हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर वो जीते जी मर जाता। पर आउबा इतनी भी कमजोर नहीं है, पर उसे इस बात की खुशी है कि टैंका ने यूकी की फीलिंग्स की चिंता की, जिस कारण उसे टैंका काफी पसंद आई। उसके इन बातों से ही टैंका का दिल खुशी से भर चुका था और वो अपने और यूकी का साथ में काफी बढ़िया फ्यूचर इमेजिन कर सकती थी, जिस कारण वो शुक्रिया करती है सिस्टर इन लॉ। आउबा क्योका को पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि उन लोगों का प्लान बिल्कुल नहीं बदलने वाला और ना ही क्योका का। वहाँ पर कोको नानो और बाकी सभी लोग आ चुके थे। शायद से अब यहाँ एक जंग होने ही वाली है। एक डिवाइन लाइट के साथ जोरियो की बहाव में से कोको वहाँ पर आती है, जो खुद को थंडर गॉड्स के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जो काबू करते हैं माटो में मौजूद हर एक सुकी को। हमारा मकसद इंसानियत को खत्म करना है, तुम लोग चाहो तो हमारी पूजा भी कर सकते हो। और उसी के साथ जोरियो ने कोको और नानो को पकड़ लिया था और सिकोको की आंखें आउबा के ऊपर थी, क्योंकि उन लोगों में काफी खास टैलेंट था जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उनकी बड़ी बहना होने के नाते आउबा उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर किबेमारू बीच में दखल देता है क्योंकि उसको सिकोको को एक सांप ने काट लिया था, जिस कारण वो अपने खूंखार रूप में दोबारा आ चुका था बिना किसी रोक टोक के, और अब वो यहाँ किसी को भी मार सकता है। किबेमारू घायल हालत में आउबा के ऊपर हमला कर रहा था, पर यूकी ने सही समय पे खुद को ट्रांसफॉर्म करवा लिया था और वो अपनी बहना को बचाने कूद पड़ता है। मेरी बहना को छूने की कोशिश तक हुई तो फिर मैं तुम सभी को मार दूंगा।